Assalamu alaikum students. Today we will read lesson number 10, The Jewel of the World by Kehiti. The Jewel of the World, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए The Jewel of the World जो है वो किसने कहा था और किसके लिए कहा था. So let's start reading the text. इसमें हमें पता चलेगा कि The Jewel of the World जो है वो कौन से सिटी को कहा गया था और किसने ये उसको नाम दिया था. तो start reading. It was in 750 that the Umayyad dynasty in Damascus was overthrown by the Abbasid family. अच्छा जी, ये हिस्ट्री की बात है, इसको आपने बहुत गौर से पढ़ना है. अभी इसमें हमने अंडरलाइन सिर्फ ये किया कि इन 750 द उमैयद डायनेस्टी इन दमस्कस वाज ओवरथ्रोन बाय द अब्बासिड फैमिली. बनु उमैया और बनु उबासी आपने अच्छे से पढ़ा होगा. आपकी इस्लामियात में जब आप हिस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पर भी पढ़ते हैं, तो जब आप वर्ल्ड की हिस्ट्री में जाते हैं तो उस वक्त भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे जो हैं रूलिंग पावर्स हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना असर छोड़ा है. तो ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि 750 में जो है बनु उमैया की जो हुकूमत थी उसको ख़त्म किया. किसने? बनु अब्बासी की हुकूमत ने. उन लोगों ने इसको ख़त्म कर दिया. और उसमें क्या हुआ कि एनेक्सेशन ऑफ द अब्बासिड्स टू द कैलिफेट वाज सिग्नलाइज्ड बाय द रूथलेस एक्सटर्मिनेशन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ डिफीटेड हाउस ऑन whom the victors could lay their hands. और फिर क्या, जैसा कि होता है कि अगर एक शख्स जो है वो उसकी आर्मी और उसके लोग जो हैं वो किसी दूसरे के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं या उनके ऊपर फ़तह हासिल कर लेते हैं, तो जो लोग हार जाते हैं, आपने अक्सर मूवीज़ में, ड्रामास में देखा होगा कि जो हार जाते हैं वो लोग टनल्स के थ्रू या किसी भी तरह से अपने कुछ लोगों के, यानी अपने फेथफुल सर्वेंट्स की मदद से वो लोग उस जगह से भाग जाते हैं. और ये सब चीज़ें आपको पता है. बिल्कुल उसी तरह से जब अब्बासियों ने कब्ज़ा कर लिया है दमस्कस पर, यानी कि दमिश्क पर, तो उस वक्त जो बनु उमैया के जितने भी लोग थे वो लोग उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की. अमंग द वेरी फ्यू हु एस्केप्ड वाज अ यूथ ऑफ 20. अब सिर्फ भागना नहीं होता कि क्योंकि जो लोग भागते नहीं हैं उनको वो मार देते हैं. तो अब वो जो बाकी सब लोग तो मारे गए, लेकिन उनमें से जो बच गए हैं उनमें एक 20 ईयर्स ओल्ड अब्दुर्रहमान है. अब्दुर्रहमान जो है वो हमारा कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, जिसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि दिस इज़ अब्दुर्रहमान 1. तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी हम अब्दुर्रहमान 1 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. और ये कौन सा टाइम है जी? 750 का है. ठीक है, अब्दुर्रहमान 1 के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. 20 ईयर्स ओल्ड है. अ स्ट्राइकिंग यंग मैन, टॉल, लीन, विथ शार्प एक्विलिन फीचर्स एंड रेड हेयर. अ यूथ ऑफ एक्सेप्शनल नर्व एंड एबिलिटी. बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व का आदमी है, बहुत इंटेलिजेंट है और देखने में भी बहुत गुड लुकिंग है जी. ये हमें अब्दुर्रहमान 1 के बारे में पता चला है जी. अब अब्दुर्रहमान 1 जब बच गया है तो उसने क्या किया? इट वॉज ही हु मेड हिज वे टू स्पेन. ही एस्केप्ड टू स्पेन. वो ही रैन टू स्पेन, इसको हम इसका कर सकते हैं. आप मेड हिज वे की जगह रैन कर लीजिए. दैट ही रैन टू स्पेन. स्पेन की तरफ भाग गया है जी. फॉट हिज वे टू मास्टरी एंड केप्ट इन पावर देयर. और फिर उसने वहाँ पर लड़ाई की है. लड़ाई किसके साथ की है? खिलाफत के ख़िलाफ़ की है. जो वहाँ पर जो बनु अब्बासी जो खिलाफत में आगे, हुकूमत में आगे, उनके ख़िलाफ़ उसने लड़ाई की है. और स्पेन में उसने अपनी एक हुकूमत कायम कर ली है. कैप्ट इन पावर देयर. द उमैयद डायनेस्टी विच वाज वाइप्ड आउट इन द ईस्ट, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी ना. द स्टोरी ऑफ हिज एस्केप, ये एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आ जाया करता है कि जी अब्दुर्रहमान 1 किस तरह से एस्केप हुआ. हाउ डिड ही एस्केप, उस स्टोरी पर लिखिए. तो द स्टोरी ऑफ हिज एस्केप क्या है? ही वॉज इन बेडुइन कैंप ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द यूफ्रेट्स रिवर वन डे. जी एक दिन का जिक्र है कि दरिया फुरात के किनारे पर ये बैठा हुआ है. कहाँ पर है? एक बद्दुओं के कैंप में. When horsemen carrying the black standards the Abbasids suddenly appeared. तो क्या हुआ कि horsemen of the Abbasid, यानी अब्बासियों के जो घुड़सवार थे, they appeared, वो नज़र आए हैं जी. अभी हमने सिर्फ वही अंडरलाइन करना है, वही अपने आंसर में लिखा है जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है, रेड मार्क किया हुआ है. विद इज 13-year-old ब्रदर, उसके साथ उसका 13 साल का भाई भी था, यानी कि दोनों एस्केप किए हैं यहाँ से, दोनों बच गए. अब्दुर्रहमान डैश इनटू द रिवर. अब उसने अपने भाई को साथ लिया और उन्होंने जम्प्ड इनटू द रिवर. डैश की जगह आप जंप भी कर सकते हैं. अब्दुर्रहमान जो है वो रिवर में उसने जंप कर दिया है. द यंगर ब्रदर, एविडेंटली अ पुअर स्विमर, became frightened, heeded the reassurances shouted from the bank that he would be unharmed if he returned and swam back.
ही वॉज किल्ड। अब क्या हुआ, जो छोटा भाई था वो उसको सही से तैरना नहीं आता था, डर गया। उसको जो वहाँ पर हॉर्समैन थे उन्होंने उसको श्योर किया कि जी हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम वापस आ जाओ। तो वो वापस आ गया और फिर क्या हुआ, जो होता है कि उसको मार दिया गया। द ओल्डर बॉय केप्ट ऑन एंड गेन्ड द ऑपोजिट बैंक। तो जो बड़ा लड़का है वो बड़ा समझदार है कि वो स्विमिंग करता रहा एंड रीच्ड द ऑपोजिट बैंक। हम रीच्ड भी कह सकते हैं, रीच्ड द ऑपोजिट बैंक। जी दूसरे किनारे पर पहुंच गया, लिहाजा वो बच गया। अफोर्ड फ्रेंडलेस एंड पेनीलेस, पाँव में जूता नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई हाथ में पैसा नहीं। ही सेट आउट साउथ ईस्ट वर्ड, मेड हिज वे आफ्टर ग्रेट हार्डशिप्स टू पैलेस्टीन। फ़लस्तीन पहुंच गया जी। फाउंड वन फ्रेंड देयर एंड सेट ऑफ अगैन टूवर्ड द वेस्ट। वहाँ पर एक दोस्त इसको मिला और उसके बाद ये इसने वेस्ट की तरफ चलना शुरू कर दिया। इन नॉर्थ अफ्रीका, और वहाँ से ये नॉर्थ अफ्रीका में पहुँच गया। ही बेयरली एस्केप्ड असैसिनेशन इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। अब जो नॉर्थ अफ्रीका का जो गवर्नर था वो इसको कत्ल करने वाला था, मारने वाला था, जहाँ से बड़ी मुश्किल से ये बचा है। वॉन्डरिंग फ्रॉम ट्राइब टू ट्राइब, एक कबीले से दूसरे कबीले में भागते हुए, ऑलवेज परसूड बाय द स्पाइस ऑफ द न्यू डायनेस्टी। तो जो नई हुकूमत आई थी उनके जो जासूस थे वो हमेशा इसका पीछा कर रहे थे, उनसे बचते बचाते। ही फाइनली रीच सूटा 5 years later। 5 साल लगे इसको सूटा पहुंचने के लिए। ही वॉज ग्रैंडसन ऑफ द नॉर्थ 10th कैलिफ ऑफ दमिश्कस। जो अब्दुर्रहमान वन है वो कौन है, अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन है, तो दमिश्क के जो 10th कैलिफ हैं, 10वें खलीफा थे, उनका ये नवासा था जी। एंड हिज maternal uncles were Berbers from the district of North Africa and they offered him refuge। तो जो उसके मामू थे वो बर्बर्स थे, नॉर्थ अफ्रीका से थे, उन्होंने इसको पनाह दी। ये नॉर्थ अफ्रीका पहुंच चुका है, आपको पता है, वहाँ से सूटा आ गया। 5 साल लगे हैं जिसको, यानी भागते हुए 5 साल हो चुके हुए हैं। इन द साउथ ऑफ स्पेन अक्रॉस द स्ट्रेट फ्रॉम सूटा व स्टेशन सीरियन ट्रूप्स फ्रॉम डमेस्कस। अब वहाँ पर शामी दस्ते थे, कुछ फौजी दस्ते थे जो दमिश्क से वहाँ पर आकर छुपे हुए थे, रुके हुए थे। ही मेड हिज वे टू देम एंड दे एक्सेप्टेड हिम एज लीडर। ये उनके पास गया, उन दस्तों के पास, और उन्होंने इसको अपना लीडर मान लिया। वन सदर्न सिटी आफ्टर अनदर ओपन इट्स गेट्स टू हिम। और वहाँ के जितने भी आगे शहर थे साउथ ऑफ स्पेन में, जब ये चला गया तो हर जो शहर था उसने इसको वेलकम किया। इट टुक हिम सम ईयर्स मोर टू ब्रिंग ऑल ऑफ स्पेन टू सब्जेक्शन बट ही परसिस्टेड। इसको बहुत सारे साल लगे पूरे स्पेन को फतह करने में, लेकिन वो अपनी बात पर डटा रहा, अपने कोशिश उसने जारी रखी। द अब्बासिड कैलिफ इन बगदाद अपॉइंटेड अ गवर्नर ऑफ स्पेन टू कंटेस्ट हिज रूल। अब क्या हुआ कि जो स्पेन था वो भी तो जाहिर है कि बनु अब्बासी के अंडर ही आता था, तो उन्होंने क्या किया कि स्पेन में अपना एक गवर्नर अपॉइंट किया ताकि वो उसके इस रूल को ख़त्म कर सके जो इसने अपने आप ही बना लिया हुआ था। 2 years later that caliph received a gift from Abdurrahman I। Keeping in your mind this is Abdurrahman I। 2 साल के बाद अब अब्दुर्रहमान ने उस कैलिफ को, अब्बासी खलीफा को, एक गिफ्ट भेजा है, द हेड ऑफ हिज गवर्नर। क्या भेजा? सर भेजा है। प्रिजर्व इन सॉल्ट एंड कैम्फर, उसको काफूर में और नमक में उसको महफूज किया गया था। रैप्ड इन अ ब्लैक फ्लैग एंड द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, और उसका जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट था जिसमें उसको वहाँ पर गवर्नर बनाया गया था, और एक काला झंडा था जिसमें लपेटा गया था, उसके साथ उसमें भेजा हुआ था जी। अब उसके बाद जो खलीफा ने रिमार्क्स क्या दिए थे, जो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि जी खलीफा ने इस बात पर क्या कहा, तो खलीफा ने कहा थैंक्स बी टू अल्लाह फॉर हैविंग प्लेस द सी बिटवीन अस एंड सच अ फो। उसने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे और इस किस्म के दुश्मन के दरमियान समंदर मौजूद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन इसलिए किया कि इसको आपने लर्न कर लेना, बिकॉज ये आपके क्वेश्चन में शामिल है। इन द प्रोसेस ऑफ सबड्यूइंग हिज एडवर्सरीज, अब अपने जितने भी मुखालिफिन थे उनको इसने झुकाते हुए, शिकस्त देते हुए, अब्दुर्रहमान वन डेवलप्ड अ वेल डिसिप्लिन हाईली ट्रेंड आर्मी ऑफ 40,000 बर्बर्स। अभी इसको हमने अंडरलाइन किया कि अब्दुर्रहमान वन ने कौन कौन से काम किए थे। तो उसने क्या किया है जी, नंबर 1 जो है, ही डेवलप्ड अ वेल डिसिप्लिन हाईली ट्रेंड आर्मी ऑफ 40,000 बर्बर्स। ही न्यू हाउ टू कीप देयर फेवर बाय जनरस पे, उनकी बड़ी अच्छी पे थी। नंबर 2 उसने क्या किया जी, इन 757 ही डिसकॉन्टीन्यूड द फ्राइडे सर्मन डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ द अब्बासिड कैलिफ। उसने जो जुम्मे का खुतबा दिया जाता था और उसमें अब्बासी खलीफा का नाम लिया जाता था, और ये बहुत अरसे से राइज था, बहुत सदियों से, उसने उसको ख़त्म कर दिया।
बहुत पहले शुरू में, इस्लाम के शुरू में था, जब कुछ लोग आए और उन्होंने अपनी हुकूमतें बनाई, तो बनु उमैया के ही लोग थे कि जिन्होंने अपने नाम जो है वो खुतबे में शामिल कर लिए थे, और उसके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वो काम ख़त्म कराया था। तो अब जब बनु अब्बासी आए हैं तो उन्होंने भी यही काम कर शुरू कर दिया, तो इसने ख़त्म किया है जी अब्दुर्रहमान वन ने। He did not assume the caliphate title himself. उसने खुद खलीफा का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया. He and his successors down to Abdurrahman III contented themselves with the title of Amir. आप कह सकते हैं कि he and his successors up to Abdurrahman III had the title Amir. ठीक है, उन्होंने अमीर का टाइटल लिया, खलीफा का टाइटल उन्होंने नहीं लिया। हाँ, अब्दुर्रहमान III जो है उसका हमें यहाँ पर मेंशन इसलिए किया गया कि अब्दुर्रहमान III जो है उससे आकर फिर उसने कैलिफेट का टाइटल या खलीफा का टाइटल उसने ले लिया था जी। अंडर अब्दुर्रहमान वन स्पेन हैड दस बीन द फर्स्ट प्रोविंस टू टेक शेक ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द रिकग्नाइज्ड कैलिफ इन इस्लाम। तो ये पहली मरतबा हुआ था कि स्पेन ने उनके जो जोड़ थे, खिला दिए थे, उस खिलाफत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। विद हिज रियाल्म कंसोलिडेटेड अब्दुर्रहमान वन टर्न टू द आर्ट्स ऑफ पीस इन विच ही शोड हिमसेल्फ एज ग्रेट एज इन द आर्ट ऑफ वॉर। अब वॉर की तरफ जाते हैं तो हमें पता है 40,000 बर्बर्स उसने फ़ौज बना ली है। अब आर्ट्स ऑफ पीस की तरफ आते हैं, ये सारे के सारे अब्दुर्रहमान वन की एक्टिविटीज़ हैं, उसके हमें पूछा जाएगा कि उसने क्या कुछ किया है, उसके वर्क्स हैं ये सारे के सारे। तो अब उसके वर्क्स में क्या है, नंबर 3, पीछे हमने 2 कर लिए हैं। नंबर 3, ही ब्यूटिफाइड द सिटीज़ ऑफ हिज डोमेन। आप सिर्फ ब्यूटिफाइड द सिटीज़ कर सकते हैं, ही ब्यूटिफाइड द सिटीज़। बिल्ट एन एक्वाडक्ट। नंबर 4, बिल्ट एन एक्वाडक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ प्योर वाटर टू द कैपिटल। उसने एक पानी की जो नाली है वो भी उसने तामीर की है, ताकि इसको आप नहर भी कह सकते हैं, छोटी सी एक नहर जो उसके कैपिटल है वहाँ तक पानी पहुँचा सके। नंबर 5, इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉल राउंड इट। इन्हें महफूज करने के लिए उसने अपने कैपिटल के गिर्द एक वॉल भी कंस्ट्रक्ट की है। इरेक्टेड फॉर हिमसेल्फ अ पैलेस एंड गार्डन आउटसाइड कॉर्डोबा। इरेक्टेड की जगह हम बिल्ट भी कह सकते हैं, दैट ही बिल्ट अ पैलेस एंड गार्डन आउटसाइड कॉर्डोबा। उसने जो कॉर्डोबा है, कुर्तुबा जिसको कहते हैं उर्दू में, उसके बाहर जो है एक पैलेस बनाया और एक बाग बनाया है। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए अभी तक। इनिमिटेशन ऑफ द पैलेस बिटवीन बिल्ट by an ancestor in northeastern Syria. To his villa he brought water and introduced exotic plants such as peaches and pomegranates to a lonely palm tree in his garden. जी introduced, अब ये 6 नंबर है जी, introduced exotic plants। ये बड़े जो आपके एग्जॉटिक जिसको आप कहते हैं, जो आपकी खूबसूरती में भी इजाफा करते हैं, ये वो प्लांट्स हैं जिसमें कि पीचेस हैं और पोमेग्रेनेट्स हैं। इसके अलावा एक पाम ट्री भी है। ये तीनों हम कहेंगे कि एग्जॉटिक प्लांट्स में उसने ऐड किया है। सेट टू बी द फर्स्ट इम्पोर्टेड फ्रॉम सीरिया, इट वाज सम टेंडर वर्सेस विद ऑन कॉम्पोजिशन। ये पाम ट्री उसने इम्पोर्ट किया है सीरिया से। इसके अलावा उसने शायरी भी की। ये हो गया जी अब्दुर्रहमान वन। अभी चल रहा है जिसको हम आगे जाके पढ़ते हैं जी। 2 years बिफोर हिज डेथ इन 788। इससे पता चलता है कि 790 में उसकी डेथ होती है। तो 788 में उसने क्या किया, नंबर 7, ही फाउंडेड द ग्रेट मस्जिद ऑफ कॉर्डोबा। कुर्तुबा की जो बड़ी मस्जिद है वो उसने फाउंड किया है। एज अ राइवल टू द 2 मसाजिद ऑफ इस्लाम एंड जेरूसलम एंड मक्का। जो यरूशलेम की और मक्का की जो मसाजिद हैं, यानी कि मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा, उनके मुकाबले में उसने ये बड़ी मस्जिद बनाई है जी। कंप्लीटेड एंड एनलार्ज्ड बाय हिज सक्सेसर्स। ये कंप्लीट नहीं हुई थी तो डेथ हो गई जी। इट सून बिकेम द श्राइन ऑफ द वेस्टर्न इस्लाम विद इट्स फॉरेस्ट ऑफ स्टेटली कॉलम्स एंड स्पेशियस कोर्ट आउटर कोर्ट। दिस नोबल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्रिश्चियन कैथेड्रल इन 1236। ये आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये जो मस्जिद बनाई थी अब्दुर्रहमान वन ने 788 में, इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्रिश्चियन कैथेड्रल इन 1236। ये आपको MCQs में आ सकता, पूछा जा सकता है कि उसको किस चीज़ में बदल दिया गया था। तो इसको चर्च में बदल दिया गया था 1236 में। हैज़ सर्वाइव टू द प्रेजेंट डे अंडर द पॉपुलर नेम ला मेस्क्यूटा। जी अभी भी आज भी ये मौजूद है, जिसको मस्जिद कहा जाता है, यानी उसका जो मीनिंग है वो है द मस्जिद। बिसाइड्स द ग्रेट मस्जिद द कैपिटल कुड ऑलरेडी बूस्ट अ ब्रिज। इसके अलावा हम कहेंगे जी ही बिल्ट अ ब्रिज। नंबर 8, ओवर द क्वार्डलेक रिवर। इसका मतलब अरबिक में है मीनिंग द ग्रेट रिवर, यानी बहुत बड़ा दरिया। Later enlarged to 17 arches, no one the interest of the founder of the Umayyad regime limited to the material welfare of his people.
अब उसने मटीरियल वेलफेयर के लिए भी बहुत जो है वो ना सिर्फ काम किया है, मोर देन वन सेंस ही इनिशिएटेड द इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, अंडरलाइन करेंगे हम। और ये दिस इज़ द आई थिंक दिस इज़ द 8th point, he initiated the intellectual movement which made Islamic Spain from the 9th to the 11th century one of the two centers of world culture, कि जी एक बहुत बड़ा एक सेंटर बना दिया गया, इंटेलेक्चुअल सेंटर है जी। ये जी हो गया अब्दुर्रहमान वन का भी हम कर रहे हैं जी। उसके बाद है जी कैलिफ अब्दुर्रहमान's court was one of the most glorious in all Europe. It received envoys from the Byzantine Empire as well as from the monarchs of Germany, Italy and France. यानी दूसरे मुल्कों से भी लोग आते थे जी यहाँ पर। It sieged Cordoba with 500,000 inhabitants, 700 masajid and 300 public baths. ये सारी की सारी हम बात करेंगे जी अब्दुर्रहमान वन के हवाले से। ये उसकी सोशल सर्विसेज हैं जी। 700 masajid and 300 public baths. The royal palace named Al Zahra with 400 rooms and apartments. आपसे अल ज़हरा के बारे में सेपरेट क्वेश्चन भी किया जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट अल ज़हरा। तो अल ज़हरा वाज द रॉयल पैलेस विद 400 rooms and apartments with thousands of slaves and guards. It stood northwest of the Guadalquivir river. जी ये अब जी ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं जी। Abdurrahman III started his construction in 936. Marble was brought from Numidia. ये जो अल ज़हरा है अब्दुर्रहमान III ने बनाया है इसको जी। और इसमें क्या उसने किया, columns as well as basins with gold statues were imported or received as presents from Constantinople, and 10,000 workmen with 1,500 beasts of burden labored on it. इसके ऊपर 10,000 मजदूरों ने काम किया, 1500 जानवरों ने इसके साथ काम किया। For a score of years, enlarged and beautified by later caliphs, Al Zahra became the nucleus of a royal suburb whose remains partly vacated and after 1910 can still be seen. जी इसके जो रिमेन्स हैं वो आज भी देखे जा सकते हैं। In Al Zahra, the caliph surrounded himself with the bodyguards of slaves which numbered 3,750 and headed his standing army of 100,000 men. जी अब उसमें क्या था कि जी स्लेव्स कितने थे, 3,750 स्लेव्स एंड आर्मी ऑफ 100,000 मैन। ये है जी यहाँ पर उसकी अचीवमेंट्स। विद देयर एड द कैलिफ नॉट ओनली केप्ट प्रेजेंट एंड ब्रिंग इन चेक बट रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ द ओल्ड अरब एरिस्टोक्रेसी। इसकी वजह से चोर डाकू जो हैं वो चेक में रहते थे जी। कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर फ्लरिश्ड, अंडरलाइन करेंगे। द सोर्सेज ऑफ इनकम वर मल्टीप्लाइड, हमने अंडरलाइन हमने सिर्फ पढ़ लिया जी। द रॉयल रेवेन्यू अमाउंटेड टू 62 lakhs and 45,000 dinars, a third of which was for the army and third of for public works. ये अमाउंट है जी रॉयल रेवेन्यू जो उनको इकट्ठा होता है, यानी टैक्स जो है वो इतना इकट्ठा होता था जिसमें उस ज़माने में, और वो उसमें से तीसरा हिस्सा आर्मी को जाता था और तीसरा हिस्सा जो है पब्लिक वर्क्स पर जाता है, यानी कि इक्वल सोशल सर्विसेज के लिए भी और आर्मी के लिए भी। वेल द बैलेंस वाज प्लेस्ड इन रिजर्व, और जो उसमें बच जाता था यानी तीसरा हिस्सा जो बच जाता था उसके 3 हिस्से के जो तो तीसरा हिस्सा जो था वो रिजर्व में रख लिया जाता था। नेवर बिफोर वाज कॉर्डोवा सो प्रॉस्परस एंड Andalusia so rich and the state so triumphant. All this was achieved through the genius of one man. He died at the ripe age of 73. जी 73 की एज पर उसकी डेथ हो गई है जी। और and he left a statement we are told which said he had known only 14 days of happiness, कि अपनी ज़िंदगी में उसको सिर्फ 14 दिन मिले खुश होने के। As always under any dynasty sovereignty in the Muslim world, west or east was unstable in Spain. The Umayyad dynasty kept the nominal rule for the time Abdurrahman I imposed it, but by time of the accession of the next outstanding figure in the dynasty, Abdurrahman III, in the year 1912, civil disturbance and tribal revolts had reduced the Muslim state of Spain to the city of Cordoba and its neighborhood. जी अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सारे का सारा अब्दुर्रहमान I का था। उसके बाद जो है अब्दुर्रहमान III हैं। अब्दुर्रहमान III जब 912 में आए, 912 में, तो उस वक्त सिविल डिस्टर्बेंसेस बहुत हो चुकी थी, ट्राइबल रिवोल्ट्स बहुत ज़्यादा थी, यानी कि खाना जंगी होने की वजह से जो मुस्लिम स्टेट था स्पेन का वो सिर्फ उसके जो कैपिटल सिटी था कॉर्डोबा और उसके नेबरहुड तक बस लिमिटेड हो चुका था।
Abdurrahman III, like his illustrious predecessor, was a young man when he took office, being only 23, and like him also was a youth of intelligence and determination. One by one he reconquered the lost provinces. तो जितने provinces lose कर चुके थे ये लोग, वो वापस इसने reconquer किए हैं. तो जी अब हम कहेंगे Abdurrahman III reconquered the lost provinces, reduce them to order and administer them with sagacity and ability. बहुत समझदारी से उसने इनको चलाया है जी. His reign lasted for 50 years. 50 years उसने रूल किया है जी, फ्रॉम 912 to 961. An exceptionally long time for that day. It was signalized political by the proclamation of the Amir of himself as Caliph. और अब क्या हुआ कि जी it was signalized as Caliph, उसको अब उसने Caliph का जो टाइटल है वो ले लिया था instead of Amir. With him the Umayyad Caliphate in Spain begins. जी इसके साथ स्पेन में जो कैलिफेट है, इससे पहले तो अमीर थी ना जी, अमीर थे, अभी वो खलीफा बन गए तो खिलाफत शुरू हो गई. हिज रेन एंड दैट ऑफ हिज टू इमीडिएट सक्सेसर्स मार्क द हाइट ऑफ मुस्लिम रूल इन द वेस्ट. In this period, roughly the 10th century, the Umayyad capital of Cordoba took its place as the most cultured city in Europe, and with Constantinople and Baghdad as one of the 3 cultural centers of the world. आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, आप अगर आपको MCQs में आ जाता है कि नेम द 3 cities जो कि कल्चरल सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड थे, वो कौन कौन से थे जी 10th सेंचुरी में. दे वर कॉर्डोबा, कंस्टेंटिनोपल एंड बगदाद. ये 3 शहर जो थे वो 3 कल्चरल सेंटर्स कहे जाते थे, माने जाते थे. विद इट्स 113,000 होम्स, 21 सबर्ब्स, 70 लाइब्रेरीज एंड न्यूमरस बुक शॉप्स, मसाजिद एंड पैलेसेस. ये हम अंडरलाइन करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि ये उसने काम किए हैं अब्दुर्रहमान III ने. इट एक्वायर्ड इंटरनेशनल फेम एंड इंस्पायर्ड ऑव एंड एडमिरेशन इन द हार्ट्स ऑफ ट्रैवलर्स एंड रिजॉइस माइल्स ऑफ पेव्ड स्ट्रीट्स इल्यूमिनेटेड बाय लाइट्स. हम कहेंगे जी इट हैड, ये जो इसकी स्टेट थी स्पेन हैड माइल्स ऑफ पेव्ड स्ट्रीट्स इल्यूमिनेटेड बाय लाइट्स, यानी 10th सेंचुरी है और उसमें पेव्ड स्ट्रीट्स हैं जिसके रोशनी है, जिसमें लाइट्स लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं. और आप याद कर लीजिए अपना सेकंड लेसन यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, जिसमें हमने बात की थी कि जब राइटर 200 ईयर्स बैक की बात करता है तो उस वक्त वो बताता है कि जी ना पेव्ड स्ट्रीट्स थे, ना सैनिटरी के कोई कंडीशंस अच्छे थे. और हमने उस वक्त भी ये बात की थी कि 10th सेंचुरी जो है उसमें अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें बगदाद में, कॉर्डोबा में हमें वहाँ पर पेव्ड स्ट्रीट्स मिलते हैं जिसमें लाइट्स लगी हुई हैं. फ्रॉम द बॉर्डरिंग हाउसेस वेयर एज 700 ईयर्स आफ्टर दिस टाइम, यानी कि 700 ईयर्स के बाद भी क्या था, देयर वाज नॉट सो मच एज वन पब्लिक लैम्प इन लंडन. लंडन में एक भी पब्लिक लैम्प नहीं था. एंड इन पेरिस सेंचुरीज सब्सिक्वेंटली हु एवर स्टेप्ड ओवर हिज थर्स्ट शोल्ड ऑन अ रेनी डे स्टेप्ड आउट अप टू हिज एंकल्स इन मड, जैसे कि हमने तब भी बात की थी, एक डॉक्यूमेंट्री की बात की थी. और पेरिस में भी ये हाल था बहुत सारी सदियों के बाद भी कि अगर बारिश का मौसम है तो आप अपने घर से बाहर कदम रखते हैं तो आप सीधे कीचड़ में जाते हैं. Whenever the rulers of Leon, Navarre or Barcelona needed a surgeon, an architect, a master singer or dressmaker, it was to Cordoba that applied. और जी वहाँ से मंगवाया जाता था. जैसे आज के ज़माने में हम लोग दूसरों की तरफ देखते हैं, वेस्ट की तरफ देखते हैं, तो उस टाइम पर वेस्ट जो था वो मुस्लिम स्टेट्स की तरफ देखता था. द फेम ऑफ द मुस्लिम कैपिटल पेनिट्रेटेड डिस्टेंट जर्मनी वेयर अ सेक्शन नन स्टाइल्ड इट द ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड. अब हम ये बताएंगे अ सेक्शन नन है जी, उस ज़माने की जो खातून थी एक, उसने इसके बारे में, नन थी, उसने कहा था, क्रिश्चियन नन आपको पता है, उसने ये कहा था ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड, कॉर्डोबा को उसने कहा था जी. Spain under the Caliphate was one of the wealthiest and most thickly populated lands of Europe. The capital boasted some 13,000 weavers and a flourishing leather industry. इसको हम डिलाइन कर लेंगे जी. स्पेन जो है वो उस वक्त उसमें क्या था जी, स्पेन एंजॉयड 13,000 वीवर्स, यानी कि छोटी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई थी. फ्लरिशिंग लेदर इंडस्ट्री थी बड़ी लेवल पर. फिर आर्ट ऑफ टर्निंग इन एम्बोसिंग लेदर था जी. उसके बाद बस वो क्या था, यहाँ से जो आर्ट ऑफ टर्निंग एंड एम्बोसिंग लेदर वाज कैरिड टू मोरक्को एंड फ्रॉम दीज टू लैंड्स इट वाज ब्रॉट टू यूरोप एंड फ्रांस एंड इंग्लैंड. एज द टर्म्स कॉर्डोवन, Veiner and Morocco indicates. Wool and silk were woven on not only Cordoba but in Malaga, Almeria and other centers. The raising of silkworms, originally a monopoly of the Chinese, was introduced by the Muslims into Spain, where it thrived. Almeria also produced glassware and brassware. इसको अंडरलाइन करेंगे जी. Produced glassware and brass work. Paterna in Valencia was the home of pottery. पटर्ना में होम ऑफ पोट्री था जी, वो एक तरह से वहाँ पर बहुत सारे बर्तन बनाया जाता था. जेन एंड अलगाव वर नोटेड फॉर द माइंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. कॉर्डोबा विद आयरन एंड लेड
एंड मैलागा फॉर इट्स रूबीज़। हम ये कह सकते हैं कि स्पेन में देयर वर माइंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, आयरन एंड लेड एंड रूबीज़। टोलेडो जो है लाइक डमस्कस वाज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स स्वॉर्ड्स, टोलेडो वाज फेमस फॉर इट्स स्वॉर्ड्स। उसकी स्वॉर्ड्स जो थी वो बहुत मशहूर थी पूरी दुनिया में। द आर्ट ऑफ इन लेइंग स्टील एंड अदर मेटल्स विद गोल्ड एंड सिल्वर एंड डेकोरेटिंग विद फ्लावर पैटर्न्स इन आर्ट इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम डमस्कस फ्लरिश्ड इन सेवरल स्पेनिश एंड अदर यूरोपियन सेंटर्स। द स्पेनिश अरब्स इंट्रोड्यूस्ड एग्रीकल्चरल मेथड्स, अंडरलाइन हम करेंगे, जो इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चरल मेथड्स ये जो वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराए गए, प्रैक्टिस इन वेस्टर्न एशिया। दे डग कनाल्स, कल्टिवेटेड ग्रेप्स एंड इंट्रोड्यूस्ड, अब उसमें बहुत सारे दूसरे प्लांट्स और फ्रूट्स भी थे और उनमें इंट्रोड्यूस क्या उन्होंने कराया, राइस, एप्रिकॉट्स, पीचेस, पोमेग्रेनेट्स, ऑरेंजेस, शुगर केन, कॉटन एंड सैफरॉन, ये इंट्रोड्यूस कराए हैं जी। ये एग्रीकल्चर का हमारा हो गया जी। उसमें क्या प्रोग्रेस थी। द साउथ ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ द पेनिसुला especially favored by climate and soil developed important centers of rural and urban activity. Here wheat and other kinds of olives and other fruits were raised by peasantry who worked the soil and shares with honors. This secular development was one of the glories of Muslims and one of the Arabs' lasting gifts to the land. For Spanish gardens have preserved this land a Moorish character. One of the best known gardens is General Life. अंडरलाइन हम करेंगे तो one of the best known gardens in Spain is the General Life. General Life जो है उसका नाम रखा गया एंड इट इज़ अ वर्ड विच कम्स फ्रॉम द अरबिक, और अरबिक से ये इसको डिराइव किया गया। अरबिक में जन्नत अल आरिफ है जिसको जनरल लाइफ कहा गया, द इंस्पेक्टर्स पैराडाइज। दिस गार्डन प्रोवर्बियल फॉर इट्स एक्सटेंसिव शेड्स, फॉलिंग वाटर्स एंड सॉफ्ट ब्रीज। जी अब ये जो जनरल लाइफ था इसमें क्या था जी, इट कंटेन्ड इट हैड शेड्स, फॉलिंग वाटर्स एंड सॉफ्ट ब्रीज, was terraced in the form of an amphitheater and irrigated by streams। और इसमें एक एम्फीथिएटर भी था, एम्फीथिएटर भी था जहाँ पर साइड्स पर आपको पता है जिस तरह स्टेडियम होता है, जिस तरह थिएटर होता है, बिल्कुल उसी तरह से ये थिएटर है पानी के साथ, चूँकि पानी भी है वहाँ पर और उसमें इर्द गिर्द उसकी नहरें बह रही हैं, तो इसलिए उसको जनरल लाइफ जो है उसको कहा जा रहा है जी। विच आफ्टर फॉर्मिंग न्यूमरस कैस्केड्स लॉस्ट देमसेल्व्स अमंग द फ्लावर्स, श्रब्स एंड ट्रीज, और वहाँ पर वो स्ट्रीम्स जो थे उनके पास थे फ्लावर्स, श्रब्स एंड ट्रीज थे। Represented today by a few gigantic cypresses and myrtles. The industrial and agricultural products of Muslim Spain were more than sufficient. अब अगर आपसे पूछा जाता है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्या थे, तो हमने अंडरलाइन किए हैं जी। स्पेन एक्सपोर्टेड कॉटन, ऑलिव्स एंड ऑलिव, और इसके अलावा क्या एक्सपोर्ट किया जी, सैफरॉन, फिग्स, मार्बल एंड शुगर। और एक्सपोर्ट कहाँ की ये सारी चीज़ें, टू इंडिया, सेंट्रल एशिया, डमस्कस, बगदाद एंड मक्का। सो ये हमारा पूरा पैसेज हो गया जी। नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं जी। द गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ रेगुलर पोस्टल सर्विस, ये हम उसकी अचीवमेंट्स हैं जो हम ये करेंगे। इट मॉडल्ड इट्स कॉइनेज ऑन ईस्टर्न पैटर्न्स विद द दिनार इज़ द गोल्ड यूनिट एंड दिरहम इज़ द सिल्वर यूनिट। तो जी ये उनका जो थी करेंसी वहाँ पर वो क्या थी, ये आपको MCQs में आ सकता है कि वहाँ पर दिनार इज़ द गोल्ड यूनिट और दिरहम एज द सिल्वर यूनिट था। अरब मनी वॉज इन यूज, बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे, क्रिश्चियन किंगडम्स थे, वहाँ पर भी अरब मनी यूज़ की जाती थी और वो कई सालों तक ऐसे होता रहा। द रियल ग्लोरी ऑफ दिस पीरियड हाउएवर लाइज इन द फील्ड्स अदर देन पोलिटिकल। अल-हाकम जी, अल-हाकम अंडरलाइन कर लेंगे जी। अब इसके बाद जो अचीवमेंट्स पढ़ेंगे वो अल-हाकम की पढ़ने जा रहे हैं और ये हमारा थर्ड मेन कैरेक्टर है जिसके बारे में हमें क्वेश्चन किया जाएगा और हम ये कहेंगे कि अब्दुर्रहमान 3 के बाद ये उसका नेक्स्ट बंदा है जी, अल-हाकम। ही वॉज हिमसेल्फ अ स्कॉलर, ही वॉज अ स्कॉलर इन पेट्राइज लर्निंग, और बहुत शौक था उसको पढ़ने का और वो चाहता था कि बाकी लोग भी पढ़ें। ही वॉज जनरस टू स्कॉलर्स, एस्टैब्लिश्ड 27 फ्री स्कूल्स in the capital. Under him, the University of Cordova founded the principal masjid. Abdurrahman III rose to a palace of preeminence among the educational institutions of the world. उसने क्या किया जी, established 27 free schools and University of Cordova was founded in the principal masjid. जो अब्दुर्रहमान III ने मस्जिद बनाई थी जी, उसमें उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा बना दी और वो यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा है उसके बाद जो है वो बनी है बोथ अल-अज़हर ऑफ कायरो एंड द निज़ामिया ऑफ बगदाद। ये जो है ये आप MCQs के लिए लर्न करेंगे जी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा जो है वो ज़्यादा कदीम है एज़ कम्पेयर टू अल-अज़हर यूनिवर्सिटी, आपको पता है मिस्र में है, और बगदाद शरीफ में निज़ामिया यूनिवर्सिटी है। तो इन दोनों से पहले ये बनी। इंटरनेट की स्टूडेंट्स क्रिश्चियन मुस्लिम्स नॉट ओनली फिल्म में बट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, पूरी दुनिया से यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं जी। अल-हाकम enlarged the masjid which housed the university, conducted water to it in lead pipes and decorated with mosaics.
अंडरलाइन हम करेंगे जी, उसने क्या किया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा जो जिस मस्जिद में बनाई गई थी उस मस्जिद को एनलार्ज किया, उसमें पानी उसने पहुंचाया लेड पाइप्स में, उसको डेकोरेट किया मोज़ेक्स के साथ। ब्रॉड बाय बाइजेंटाइन आर्टिस्ट, इनवाइटेड प्रोफेसर्स फ्रॉम द ईस्ट। उसने ईस्ट से प्रोफेसर्स को, यानी कि जो अच्छे प्रोफेसर्स होते उनको बुलाते थे, उनको सैलरीज भी देते और उनको सेट असाइड एंडोवमेंट्स फॉर दर सैलरीज, उनको बहुत सारे दूसरे पैसे भी दिए जाते। इन एडिशन टू यूनिवर्सिटी द कैपिटल हाउस टू लाइब्रेरी ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड अंडरलाइन करेंगे, लाइब्रेरी है जी वहाँ पर। अल-हाकिम वाज द लवर ऑफ बुक्स, हिज एजेंट्स ransacked the bookshops of Alexandria, Damascus, and Baghdad with view to buying or copying manuscripts. The books thus gathered are said to have numbered 4 lakhs, their titles filling a catalog of 44 volumes, in each one of which 20 seats were devoted to poetical works alone. अब जी वहाँ पर किताबें कितनी थी, 4 लाख बुक्स थी उस लाइब्रेरी में, और वो पूरी दुनिया से इकट्ठी करते थे। इसके जो लोग थे जहाँ से उनको अच्छी बुक्स मिलती थी उनको ले आते थे। अल-हाकिम, probably the most best scholar among Muslim caliphs, personally used several of these works. His notes on certain manuscripts rendered them highly prized by later collectors. In order to secure the first copy of the Aghani, ये म्यूज़िक पर एक बुक लिखी थी, which Isbahani, a descendant of the Amirs, was then composing to in Iraq. Al-Hakim sent the author 1,000 dinars. The general state of, यानी कि कदर करता था ये जितने भी आर्टिस्ट होते थे और जो स्कॉलर्स होते थे उनकी कदर किया करता था। जनरल स्टेट ऑफ कल्चर इन एंडालुसिया इज सच अ हाई लेवल दिस टाइम दैट इज डिस्टिंग्विश्ड डच स्कॉलर डोजी। ये जी डच स्कॉलर है डोजी जिसने ये रिमार्क्स दिए थे, went so far as to declare enthusiastically that nearly everyone could read and write। ये उसने रिमार्क्स दिए जी, nearly everyone could read and write in Spain at that time। कब 10th सेंचुरी में डच स्कॉलर डोजी ने ये रिमार्क्स दी हैं स्पेन के बारे में कि हर कोई पढ़ सकता था और लिख सकता था। ऑल दिस मैन इन क्रिश्चियन यूरोप ओनली रूडिमेंट्स ऑफ लर्निंग वर नोन एंड दैट चीफली बाय अ फ्यू चर्चमैन। जबकि उस टाइम पर जो क्रिश्चियंस का यूरोप था वहाँ पर बहुत इब्तदाई मराहिल में थी लर्निंग, और वो भी कौन, सिर्फ उनको लगता था कि जो प्रीस्ट होते हैं, जो चर्चमैन होते हैं, जो क्लर्जी क्लास होती है, जो रिलीजियस पीपल होते हैं, सिर्फ उनको ये हक होता है कि वो पढ़ सकें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर एसे टुडे। These are 6 questions of this essay। ये 6 questions हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे कवर कर लिए हैं, और इसके अलावा कुछ हमने क्वेश्चंस को मार्क किया है कि जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप क्वेश्चंस की सूरत में आप इसमें ऐड कर लेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।